दोस्तों, कहा जाता है कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है, परंतु एक योद्धा होने से पहले वो महिला होती है जिसकी जंग हर एक कदम पर खुद से ज्यादा समाज की उन पुरानी रीति रिवाजों और प्रथाओं से होती है जिनकी जंजीरों से खुद को अलग कर पाना आखिर एक योद्धा के ही बस की बात है। इसी कड़ी में आज आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रही हूँ जो हमारी आपकी तरह दुनिया की हर महिलाओं के जज्बातों, जरूरतों और एहसासों के बीच चक्कर लगाती है। मूवी स्ट्राइप ले आई है 2024 की चाइनीज मूवी हर स्टोरी, डायरेक्टर शाओ यीहुआई, IMDb 7.6। कहानी की शुरुआत संगाई के एक पुराने अपार्टमेंट से हुई जहां रहने के लिए तेमई और उसकी 9 साल की बेटी मॉली आज उस नए घर पर शिफ्ट हो रहे हैं। असल में तेमई एक इंडिपेंडेंट सिंगल मदर है जो अपने पति मार्क से तलाक लेने के बाद न केवल बेटी को पाला पोसा बल्कि खुद जानी मानी जर्नलिस्ट भी है। उसने कई अवार्ड कमाए लेकिन खुद के लिए कुछ करने की होड़ में सब कुछ छोड़कर यहाँ शंघाई शिफ्ट होती है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था। आखिर एक महिला जो ठहरी, ऊपर से मार्क का अभी भी उसके निजी जीवन में दखल देना तेमई के लिए काफी चुनौती भरा हो चुका है। ये नया ठिकाना शायद इस नई शुरुआत का प्रतीक था जो उसकी बेटी मॉली को तो कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन तेमई के लिए ये घर उसकी उम्मीद की नई किरण थी जहां वो अपनी बेटी के साथ जिस तरह इन खाली पड़े कमरों में जरूरी सामानों को रखकर उसे बेशकीमती बना रही है, ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी में भी एक बार फिर से नया रंग भरना चाहती है। अब शाम का सारा काम खत्म करने के बाद तेमई मॉली को सुलाकर कुछ देर के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल से टहलने निकलती है। तभी उसकी नजर अंधेरी सड़क पर चल रही एक लड़की पर पड़ी जिसका एक अनजान शख्स पीछा कर रहा होता है। तेमई को उस पर शक हुआ तो वो फौरन अनकंफर्टेबल महसूस कर रही उस लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ी और यहाँ हमें मालूम पड़ा कि वो शाओ है जो उसकी नई अपार्टमेंट की पड़ोसी है। बात करें शाओ की तो वो एक लोकल बैंड में लीड सिंगर है जो तेमई की ही तरह बिल्कुल अकेली है। जरूरत थी तो एक सच्चे प्यार की जिसके बिना वो इतनी डिप्रेस रहती कि 2 वक्त की चैन की नींद के लिए शराब का सहारा लेना पड़ता। समझिए अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। देखते ही देखते तेमई और शाओ में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। शाओ को तेमई के रूप में एक बड़ी बहन या फिर यूं कहे तेमई को शाओ जैसी उम्र में छोटी ही सही लेकिन दोस्त मिल गई थी। एक रोज काम करने के दौरान तेमई को अपनी बेटी का निराशा भरा मैसेज मिला जिसमें लिखा था वो बिल्कुल भी होशियार नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई खास टैलेंट है और तो और इतनी अमीर भी नहीं है, इसलिए अब वो सपने देखना बंद कर देगी। तेमई ये मैसेज पढ़ के फौरन स्कूल की तरफ भागी जहाँ उसे मालूम पड़ा कि मॉली ने स्कूल बैंड ज्वाइन किया है। परंतु अफसोस की बात ये थी कि वो यहाँ पर ना तो पियानो बजा रही थी ना ही गिटार, बल्कि टीचर ने तो उसे भीड़ में तालियां बजाने के लिए रखा था और शायद उसी वजह से मॉली खुद से परेशान थी। आखिर क्यों वो अन्य बच्चों की तरह खास नहीं है। वापस घर आके तेमई बेटी को लेकर थोड़ी चिंता में है। तभी शाओ ने उसे अपने घर बुला लिया जहाँ दोनों कुछ पल इत्मीनान से शांत बैठकर एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शाओ ने उसे रिचर्ड नाम के लड़के के बारे में बताया जिससे वो बीती रात मिलने भी गई थी और वो कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगी है। तेमई ने उसे दोबारा मिलने की सलाह दी और आखिरकार बात बन भी जाती है। वही शाओ की पूछने पर तेमई बोली, अभी मेरा ध्यान इन सब चीजों से ज्यादा मॉली के लिए किसी टैलेंट की खोज करने में है ताकि उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके। बात ही बात में शाओ उसे रात को अपनी बैंड अनकंडीशनल सरेंडर के शो में बुलाती है जहां अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी। तेमई मॉली को भी उसका मन बहलाने के लिए ले आई। दोनों माँ बेटी शाओ की मधुर आवाज का बेहद आनंद उठाते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि इस भीड़ में रिचर्ड भी शामिल है जिसने शाओ के लिए ये पल और खास बना दिया। अगली सुबह काम निपटा कर जब तेमई घर आई तो शाओ ने उसने बैंड के एक साथी जांग से मिलवाया जो मॉली का नया ड्रम टीचर होने वाला है। दरअसल तेमई खुद चाहती थी कि मॉली कोई खास टैलेंट सीखे और एक महिला ड्रमर होना काफी कम ही देखा गया है। इसलिए शाओ को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने अपने दोस्त जांग को नन्ही मॉली को ड्रम सिखाने को कहा, वो भी खुद अपने ही घर में। आखिर मॉली उसकी भी तो बेटी जैसी ही है। तभी वहाँ तेमई का एक्स हस्बैंड मार्क आ गया जिसे जांग से जलन सी होने लगी। पहली ही मुलाकात में उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं जांग का इतना हैंडसम होना उसे तेमई से और दूर न करते। बड़ी मुश्किल से तो वो तेमई के नजदीक आने की कोशिश में लगा था और ऐसे में एक अजनबी का दखल देना उसकी आंखों में गड़ता है। वो नहीं चाहता कि घर पर कोई मर्द टीचर आए, लेकिन तेमई पहले से ही इसका फैसला कर चुकी थी। उसे मॉली को ड्रमर ही बनाना है ताकि भीड़ में तालियां बजाने की जगह
वो स्टेज पर चढ़कर अपना हुनर दुनिया को दिखाए। पहले तो मॉली इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जब शाओ ने उसे समझाया कि दूर दराज से चीजों को देखना शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सब बोरिंग लगने लगता है, इससे अच्छा कि हम थोड़ा बहुत मुसीबत उठाकर कुछ ऐसा सीखें जिसे कि पूरी जिंदगी एंजॉय कर सके, और ड्रम उन्हीं में से एक है। मॉली को शाओ की ये बातें बेहद अच्छी लगी और उसने जांग से ड्रम सीखने के लिए हामी भर दी। वैसे तो मॉली शांत पर जिद्दी किस्म की लड़की है, जिसका हमेशा अपनी माँ से नहीं बनती, क्योंकि वो कुछ नया करने में दिलचस्पी नहीं रखती। वही तेमई चाहती है कि उसकी बेटी उससे भी ज्यादा होनहार बने, लेकिन वो तो अपने पिता मार्क की तरह बस आलसी होती जा रही है, और यही बात तेमई के लिए सर का दर्द बना पड़ा है। वही शाओ मॉली में कहीं न कहीं खुद को ढूंढती है। उसे देख अपने बचपन की याद आती, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह ज्यादा समय बिताने लगे। उनका नाता इतना गहरा हो गया मानो वो दोनों सगी बहनें हो। एक पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद मॉली जब सो गई, तब शाओ कहीं निकल रही होती है। अचानक तेमई वहां आई और उसके मेकअप करने के तौर तरीके से उसे अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि जरूर वो रिचर्ड से मिलने जा रही है। तेमई ने पूछा, आखिर तुम भी क्यों उसे मिलने जाती हो? वो भी तो तुम्हारे पास यहाँ आ सकता है। बेहद बेसब्री से तैयार हो रही शाओ कहती है, नहीं, मुझे तुम लोगों के अलावा अपने घर पर किसी का भी आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिसके बाद हम शाओ और रिचर्ड को एक दूसरे की बाहों में देखते हैं। रिचर्ड के दिन ब दिन इतने नजदीक आना शाओ के लिए एक अलग एहसास था। वो सच में उसे अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद उसकी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल सा आ जाएगा। अब रिचर्ड ने शाओ से अपनी दिल की बात बयां करते हुए कहा, इससे पहले कि हम इस रिश्ते की गहराई पर जाए, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। शाओ ये सुनकर थोड़ी सहम गई। क्या तुम शादीशुदा हो? उसने पूछा। जवाब में रिचर्ड बोला, नहीं, मेरा तलाक हो चुका है। अब मेरी बीवी और बच्चे मुझसे अलग रहते हैं। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए, और वो ये है कि मैं बहुत अलग तरह का लड़का हूँ, और शादी टूटने के बाद से अब मेरे लिए किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस रहना बस की बात नहीं है। ना जाने क्यों प्यार करने की दोबारा हिम्मत नहीं होती। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें ये सब सही लगता है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहता। ये सुनकर बेचारी शाओ का दिल धक सा हो जाता है। जिस लड़के के पीछे वो इतना पागल थी, उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। फिर भी वो रिचर्ड को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहती थी, इसीलिए वो उससे ये झूठ बोल बैठी कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वो भी खुद इस रिश्ते में दोषी है, क्योंकि उसकी पहले से शादी हो चुकी है और एक 9 साल की छोटी बेटी भी है, जिसे उसे रोजाना स्कूल छोड़ना होता है, घर पर उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब इन सब के बीच वो वैसे भी रोज रोज उससे नहीं मिल पाती, इसीलिए प्यार व्यार का तो सवाल ही नहीं। ये जानकर रिचर्ड तो दंग रह गया और उसे सहानुभूति देने लगा कि ये सब कुछ सहने के बावजूद न जाने कैसे वो उसके लिए समय निकाल लेती है। दोनों में सहमति हुई कि जब भी कभी मन करेगा एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। अब इसके बाद शाओ जरूरी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई, लेकिन असल में वो बेहद बुरी तरह से टूट चुकी थी। जिस रिचर्ड के साथ जिंदगी बिताने का वो सपना देख रही थी, वो सच होने से पहले ही टूट गया, जिसके चलते शाओ न सिर्फ एक बार फिर से अकेली रहने लगी, बल्कि दर्द को भुलाने के लिए शराब की घोंट भी कम पड़ने लगे। फिर भी वो इस चीज का एहसास किसी को भी नहीं होने देती, खास तौर पर मॉली को। एक रोज तेमई, शाओ और उसके बैंड के दूसरे साथी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, और जांग की नजरें सिर्फ तेमई पर टिकी हुई थी। कहीं न कहीं उसके दिल में तेमई के लिए कुछ खास पनपने लगा है, जिसे वो यूं बयां नहीं कर पा रहा। मॉली का भी वो ऐसे ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है जैसे मार्क नहीं, वो उसका पिता हो। तभी देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से शाओ नशे में धुत हो गई है। तेमई एक माँ की तरह उसे संभाल कर घर पर ले आई। उसका होश में आने के बाद उसका ख्याल भी रखती। जब देर रात तक वो मोबाइल पर रिचर्ड का स्टेटस लाइक कर रही होती है, तो वो उसे अपनी आंखों का ख्याल रखने की सलाह भी देती। मगर शाओ खुद को यूजलेस बताती है, तो तेमई ने उसे समझाया, तुम यूजलेस नहीं हो, बस तुम्हें थोड़े से प्यार की जरूरत है, एक सच्चे प्यार की। जिस पर शाओ बोली, नहीं, मेरी माँ मुझे प्यार करती थी। गहराई भरी आवाज में तेमई ने जवाब दिया, मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती थी। हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, बस कुछ लोगों का दिखाने का तरीका अलग होता है। तेमई और शाओ की ये बातें हो ना हो,
दोनों के बचपन में मिले माँ के प्यार से रूबरू करवा रहे थे, जिसका जिक्र शायद उनमें से कोई नहीं करना चाहता, परंतु जिस दौर से वो दोनों बाहर निकले हैं और जो कुछ उन्हें एक महिला होकर देखा है, उनके शब्दों के पीछे छुपे दर्द से समझ आ रहा था। एक दिन शाओ और जांग नए गाने के लिए किसी खास धुन की तलाश में होते हैं। तभी मॉली ने आकर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया। डिनर, वो भी तेमई के साथ। ये सुनकर तो जांग फौरन शाओ से चलने को कहने लगा। उसकी ये बेसब्री और साथ ही साथ तेमई से नजदीकी बढ़ाने के सारे मौके शाओ सारा मामला समझ रही है। वो जांग को तेमई से दूर रहने को कहती है। जांग कहता है, अरे मैं तो डिनर में उसका हाथ बटाने के लिए कह रहा था। शाओ ने कहा, दोस्त, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। तुम डिनर की बात कर रहे हो या फिर तेमई की? थोड़ा सा तो शर्म करो, एक बच्चे की माँ है वो, और तुम तो उसकी बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उसका पति तुमसे लाख गुना अच्छा है। जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। जांग बोला, मैं जैसा भी हूँ मार्क से तो बेहतर हूँ और मॉली का अच्छे से ख्याल भी रख सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं वाकई तेमई से प्यार करता हूँ और एक बेटी का बाप बनने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। शाओ फिर भी उसे तेमई से दूर रहने को कहती है, जिस पर जांग बोला, क्या पता जो हाल मेरे दिल का हो वो उसके जहन में भी गुजर रही हो, शायद वो भी मुझे पसंद करती हो। जिस पर शाओ बोली, अच्छा रुको, तुम्हारे पापा को भी ये खुशखबरी सुनाती हूँ। और इसके बाद जांग ने फौरन बात पलट दी। इसी मस्ती छेड़खानी के साथ दोनों को अपने गाने की एक नई धुन भी मिल जाती है। अब दोनों तेमई के अपार्टमेंट पहुंचे, जहाँ किचन में काम कर रही तेमई के साथ जांग मौका पाते ही हाथ बटाने लगता है। जांग बोला, मैंने आपके सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। आप एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट रह चुकी है, जिसने हर बड़ी खबर के झूठ से पर्दा उठाया। तो फिर आखिर आपने काम क्यों छोड़ दिया? आप जैसे पत्रकारों की देश को जरूरत है। कहीं इसका कारण आपका परिवार और बेटी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने काम से थक गई थी, तेमई ने कहा। और फिर यूं ही थोड़ी बहुत बातें दोनों करने लगे। दूसरी तरफ कमरे में मॉली के साथ बैठी शाओ उसकी हैंडराइटिंग देखकर कहती है, अरे तुम्हारे अंदर लिखने का तो बहुत अच्छा टैलेंट है, क्या तुम्हारी माँ जानती है? मॉली बोली, हाँ वो मेरी तारीफ भी करती है, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। वैसे क्या कभी आपकी माँ ने आपकी तारीफ की है? शाओ ने सोचते हुए रुक कर जवाब दिया, नहीं। मॉली बोली, आखिर क्यों नहीं? उन्हें तो आपकी सुंदर और इन बड़ी आंखों के लिए तारीफों के पुल बांध देना चाहिए। शाओ बोली, पर उन्हें तो ये आंखें चुड़ैल जैसी लगती थी। कभी कभी तो वो मेरी बड़ी आंखों से डर भी जाया करती, लेकिन हकीकत तो यही थी कि मेरी आंखें उन पर गई है। शायद इसीलिए जब कभी भी वो बाबा को देखा करती तो उन्हें लगता कि वो उन्हें आंखें दिखा रही है, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत मारते, साथ ही साथ मुझे भी मार पड़ती। और ये रोज का होने लगा तो मैं घर छोड़कर यहाँ भाग आई। अतीत को याद कर शाओ की आंखों में आंसू थे। मासूम मौली बोली, दुनिया को चाहे कुछ भी लगे, लेकिन मुझे आपकी आंखें बेहद सुंदर लगती है। और फिर उसके आंसू को पोंछते हुए चख कर कहा, वैसे ये भी बहुत स्वादिष्ट है। परिवार से बिछड़ने के बाद आज पहली बार शाओ को महसूस हुआ कि मौली और तेमई के उसकी जिंदगी में आ जाने से परिवार की कमी पूरी हो गई। शाम हो गई, लाजवाब खाने से डिनर टेबल सज चुका है, सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी मार्क आ पहुंचा और ये जानकर कि सारा खाना तेमई और जांग ने मिलकर बनाया है तो पूरा वो जल भुन गया। इसके बाद डिनर टेबल तो मानो अखाड़ा बन गया, जहाँ दोनों मर्द बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि तेमई के सामने किसी को भी कमजोर नहीं दिखना। खैर, अब डिनर के बाद जांग घर जाने के लिए राइड बुक करता है और राइडर कोई और नहीं बल्कि मार्क ही था। वो जांग को देखकर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करता है। मैं तो बस फ्री टाइम में कैब चला लिया करता हूँ, ड्राइविंग करने का अपना अलग मजा है। लेकिन उसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वो ये सब कितने लंबे समय से कर रहा है। दरअसल तलाक से पहले वो बस घर पर आराम फरमाया करता और तेमई ही अपनी नौकरी से घर चलाया करती थी। पर अब हालात बदल गए हैं, इसलिए चंद पैसे कमाकर वो तेमई को वापस पाना चाहता है। अब अगली सुबह स्कूल में टीचर सभी बच्चों को छुट्टियों पर घूमी गई किसी एक यादगार जगह पर ऐसे लिखने का काम देती है। सभी बच्चे अलग अलग देशों के नाम बताने लगे, कोई न्यूजीलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं। मगर किनारे बैठी मौली सोच में डूबी है कि आखिर वो किस जगह का नाम ले। वो तो आज तक देश के बाहर कहीं गई ही नहीं। अब यहाँ जांग और मौली मिलकर ड्रम सेट को शिफ्ट कर रहे हैं, जो जांग मौली को सिखाने के लिए लाया है। और इस दौरान दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, कुछ बातें हुई और ना जाने कब वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उम्र की सारी दीवारें पार कर गए। मौली के स्कूल खत्म होने के बाद शाओ उसे लेने आई है, जो उसे सीधा घर न ले जाकर एक आई क्लिनिक लेकर आई है। दरअसल यहाँ रिचर्ड काम करता है
और शाओ अपनी बेटी की कमजोर आंखों का बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए आई है और रिचर्ड को भनक तक भी नहीं लगी। घर देरी से आने के लिए उसने तेमई से माफी मांगी और बताया कि आई टेस्ट करवाना जरूरी था, इतने किताबें और कंप्यूटर में जो घुसी रहती है। तेमई ने भी बदले में उसका शुक्रिया किया, लेकिन जिस तरह से वो दोनों मॉली का ख्याल रखते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर माँ कौन है। अब यहाँ शाओ की आंखों से भी जांग और तेमई की नजदीकियाँ छुपी नहीं रही। दोनों के साथ में इतना वक्त साथ बिताना, वो खुश भी है मगर बेचारा मार्क यहाँ अंदर ही अंदर जल रहा है। उसके पास अब मॉली को इमोशनल ब्लैकमेल कर तेमई की जिंदगी में वापस लौटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। एक दिन उसने मॉली से पूछा, क्या लगता है तुम्हारी माँ उस लड़के को पसंद करती है? जवाब में मॉली ने कहा, मुझे नहीं पता, उनकी जिंदगी है। जिस पर मार्क बोला, हाँ लेकिन उसका पति तो मैं हूँ ना। आप पति हो या नहीं पर पिता बनने की कोशिश मत करिए, मॉली ने कहा। तो अब मार्क बातें घुमाकर कहने लगा, मैं उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशान था कि तुम्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मॉली ने, मुझे अब कोई भी चीज खराब नहीं लगती, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ऊपर से वो किसी को भी पसंद करे या नहीं, आपको क्या मतलब? आप भी तो किसी लड़की को कुछ दिन पहले डेट कर रहे थे। माँ ने तो मुझसे ये सवाल नहीं किए। बेटी की ये बात सुनकर मार्क की तो बोलती बंद हो गई। उसे समझ आ गया कि माँ तो माँ, बेटी के सामने भी अब दाल नहीं गलने वाली। अब शाम को तेमई की नजर मॉली के होमवर्क पर गई, जहाँ वो फ्रांस के बारे में लिख रही है, जिसे देख वो उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये ऐसे मेमोरेबल ट्रिप पर है और वो तो कभी फ्रांस गई ही नहीं, तो फिर ये झूठ क्यों? मॉली बोली, आप मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं गई, लेकिन क्लास के सभी बच्चे कहीं ना कहीं गए हैं। तेमई ने कहा, मैं तुम्हें फिल्म फेस्टिवल में तो लेकर गई थी, उसे कोई ट्रिप नहीं बल्कि बोरिंग वेकेशन कहते हैं, मॉली ने कहा। तेमई उसे समझाती है कि उसे एक न एक दिन जरूर विदेश लेकर जाएगी, पर मॉली थी कि समझने को तैयार ही नहीं। उसे सच बोलकर अपनी क्लास में बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। उल्टा माँ से यहाँ तक उसने कह दिया कि आप तो न्यूयॉर्क, अफ्रीका, कंबोडिया ना जाने कहाँ कहाँ घूम आई, मुझे तो कभी लेकर नहीं गई। तेमई को गुस्सा आ गया, अगर तुम मेरी बराबरी कर रही हो तो मेरी तरह बड़ी होकर ढेर सारे पैसे कमाओ और जहाँ मन करे वहाँ घूमो, किसने रोका है? तुम्हें क्या लगता है जिस शहर में तुम रह रही हो, पढ़ाई कर रही हो, वहाँ जिंदा रहना आसान है? कितने बच्चे ये सपने देखते हैं, कुछ तुम्हारी जगह उन स्कूलों में पढ़ने की तो कुछ शंघाई कभी आई भी नहीं। जिस पर मॉली बोल पड़ी, अगर ऐसा है तो मुझे आप जैसी माँ की फिर क्या ही जरूरत। बात बिगड़ता देख बगल में बैठी शाओ मॉली को शांत कराने की कोशिश करती है। देखो, मैं भी तो कभी विदेश नहीं गई, मगर यहाँ कितनी खुश हूँ। पर ना समझ मॉली उल्टा कहती है, आप खुश हो? आप तो बस नशा और लड़कों के पीछे पागल होने वाली लड़की है जिसे कोई मुंह तक नहीं लगाता। और मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश नहीं गई तो आप ही की तरह बन जाऊंगी। अब तेमई मॉली को वही पीटने लगी, उसे शाओ से माफी मांगने को कहती है। पर शाओ को कहीं न कहीं एहसास हुआ कि वो जो कुछ उस नन्ही सी बच्ची के सामने करती है, आखिर वो वही तो सीखेगी, गलती तो उसी की है। तब उसने मॉली से वादा किया कि वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी, बस अपनी माँ से इस तरह लड़ाई ना करे। माँ क्या होती है, इसकी कीमत अकेली जिंदगी गुजार रही बेचारी शाओ से बेहतर कौन ही समझ सकता है। किसी तरह मामला शांत हुआ और शाओ मॉली को फिल्म फेस्टिवल पर निबंध लिखने के लिए मना लेती है। इसके साथ ही तेमई ने भी उससे कहा, अब तुम अकेली नहीं रह गई हो बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए जो वादा तुमने मॉली से किया वो तुम्हें निभाना भी चाहिए। मैं जानती हूँ मुश्किल होगा। शाओ ने हाँ में सर हिलाया। ऐसे ही कई दिन और बीते। एक दिन साथ में निजी पल बिताने के दौरान जांग ने तेमई से वीकेंड पर मूवी देखने चलने को कहा, साथ में मॉली को भी ले आना। तेमई बोली, हम ऐसे रिश्ते में नहीं हैं कि एक साथ बैठकर मूवी देखें। तो आखिर हम किस तरह के रिश्ते में हैं? जांग ने सवाल किया। मॉली ने कहा, हमारा एक ऐसा उलझा हुआ रिश्ता है जिसमें मैं दुनिया के सामने उजागर क्या सोशल नेटवर्क पर पोस्ट भी नहीं कर सकती, और अब मुझे लगता भी नहीं कि हम दोनों को इसे और आगे लेकर चलना चाहिए, और उसे वहाँ से जाने को कह दिया। अब तेमई, मॉली और शाओ तीनों एक म्यूजियम शो में आए हैं जहाँ रिचर्ड भी मौजूद है, जिसकी नजर में मॉली तो उसकी गर्लफ्रेंड शाओ की बेटी है, पर आदत से बंधी वो तेमई को उसके सामने माँ कह देती है। पहले तो इससे रिचर्ड दंग रह गया, फिर उसे लगा कि जरूर शाओ लेस्बियन है और वो माफी मांगकर वहाँ से चला गया। तेमई को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। फिर शाओ ने अपनी झूठ के लिए माफी मांगते हुए कहा, मैं तो बस ये सब कुछ रिचर्ड को पाने के लिए कर रही थी ताकि उसे लगे कि मैं इस रिश्ते के लिए सीरियस हूँ।
मैं तुम्हारी तरह बहादुर और आजाद माँ बनने की कोशिश कर रही थी। तेमई उसकी हरकतों से थोड़ी नाराज तो हुई, लेकिन फिर उसकी इस नादानी पर हंसते मुस्कुराते उसे माफ कर देती है। अब वो एक कैफे में रिचर्ड को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ दोनों ने मिलकर रिचर्ड के सामने इतना अच्छा नाटक किया मानो सच में शादीशुदा जोड़ा हो। दरअसल तेमई शाओ की मदद के लिए ये सब कर रही है। वो रिचर्ड को ये एहसास दिलाना चाहती है कि शाओ उसे कितना प्यार करती है और इसीलिए उसने तेमई को धोखा दिया और अब वो उसे तलाक देने जा रही है ताकि रिचर्ड और शाओ दोनों खुशी खुशी रहे। लेकिन यहाँ उनका प्लान उल्टा पड़ गया। रिचर्ड ने कहा, ये सब मेरी गलती थी, इसमें शाओ का कोई कसूर नहीं, उसे माफ कर दे और आप लोग पहले जैसे ही अपनी प्यारी बच्ची मॉली के साथ खुश रहिए। इसके बाद दोनों वापस घर लौट आए। शाओ का उदास लटका हुआ चेहरा देख तेमई उसे समझाती है, इस दुनिया में मर्द के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन प्यार के चक्करों में पड़ो। मगर शाओ के लिए ऊपर वाले का सबसे बड़ा तोहफा प्यार है, जिसके एहसास में इंसान खुद को भूल उसके लिए जीता है। अब तेमई जैसी व्यस्त महिला इसे क्या ही समझेंगी। शाओ को भी लग रहा है सब उसकी गलती है, वो प्यार के लायक है ही नहीं, और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। सुबह जब जांग उसे मिलने के लिए आया तो शाओ दरवाजा नहीं खोल रही। तभी तेमई भी आ पहुंची और घर की डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर देखा तो सामने नींद की दवाई खा चुकी शाओ बेहोश पड़ी हुई है। उसे लाख उठाने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रही। फौरन उसे अस्पताल ले जाने के लिए उठाया, लेकिन गलती से सीढ़ियों पर ही डिसबैलेंस हो गए, जैसे कि गिरकर शाओ की नींद टूट गई और साथ ही पैर भी। तेमई को लगा कि कल की बात की वजह से उसने नींद की दवाई खाई है, मगर हकीकत में शराब छोड़ चुकी शाओ को नींद नहीं आ रही थी और मॉली से भी वादा जो कर बैठी है, तब जाकर उसने नींद की दवाई खाई, ना कि आत्महत्या करने के लिए। मगर ये बात जब रिचर्ड को मालूम पड़ी तो वो उसे देखने भागा चला आया और अब की बार शाओ सब कुछ सच सच बता देती है। हम कोई कपल नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। रिचर्ड ने पूछा, क्या तुमने मेरी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की? शाओ के ना कहने के बाद रिचर्ड भी अब तक समझ चुका है कि ये सारा कुछ उसने सिर्फ उसके लिए किया है और एक बार फिर से उसने रिश्ते की शुरुआत करने को कहा। मगर अब इतना सब झेलने के बाद वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई है। शाओ ने साफ साफ मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्क को भी जांग और तेमई के बारे में मालूम पड़ चुका था। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, मार्क बोला, मगर जांग ने उसे सब बता दिया कि अब उनके बीच कोई बात नहीं होती और ना ही मैं उसके लिए इतना जरूरी हूँ। तुम्हारा कंपटीशन खत्म हो चुका है, तुम वापस से कोशिश कर सकते हो। मार्क बोला, आखिर किस चीज की कोशिश करूँ? मर्दों पर भरोसा न करना, ये भी तो उसे मेरी वजह से आया है। मैंने उसके साथ रहकर इतना दुख दिया है कि माफी के काबिल नहीं हूँ। उसे सिर्फ मुझसे नहीं, हर उस मर्द से नफरत होने लगी है जो कोई उसके करीब आता या फिर उस पर रौब जमाने की कोशिश करता। इन सब चीजों की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, वरना तेमई जैसी नेक दिल महिला की जिंदगी का खिलौना बनना भी बहुत बड़ी बात है। जांग को अब सब समझ आया कि आखिर तेमई का स्वभाव ऐसा क्यों है, क्यों वो हमेशा मर्दों से इतना रूठ रहती है, और उसने अपना फोन निकालकर उसे अनब्लॉक कर दिया। मगर परेशानी है कि तेमई का पीछा ही नहीं छोड़ती। उसने बीती रात मीडिया कंपनी के ऊपर आर्टिकल लिखा था जिसने उसकी बेइज्जती कर नौकरी से निकाल दिया। वो बेहतर बनने की होड़ में खुद को भूल गई, ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना पत्नी और ना ही सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। फिर भी ना जाने क्यों उसे खुद पर इतना घमंड है। उल्टा दौड़ में आगे बढ़ने के चक्कर में सब कुछ उलझा कर रख दिया। पास में बैठी शाओ बोली, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है सबसे बेहतर बनने की, दूसरों से आगे निकलने की? तुम एक माँ हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब कुछ ठीक ही करना है। तुम एक माँ से पहले इंसान हो तेमई, वो इंसान जिसे अपनी जिंदगी को खुद के तौर तरीके से जीना चाहिए, ना कि ये चिंता करे कि आखिर उसके पास सब कुछ क्यों नहीं है, वो जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हुई। ये कोई खेल नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं अधूरे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। तुमने एक नहीं बल्कि दोनों बेटियों को पाला है, मैं वही खुशनसीब बेटी हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब कुछ दिनों बाद तेमई और जांग को साथ देखते हैं। तेमई ने मूवी के लिए बुलाया है। जांग ने फौरन टिकट बुक करने के लिए मोबाइल निकाला तो वो बोली, मूवी मेरे घर पर देखेंगे? मतलब अब हम घर पर मूवी देखने वाले रिलेशनशिप में हैं? क्यों? जांग के पूछने पर तेमई कहती है, हाँ, और बाथरूम में स्नैक्स खाने वाले रिलेशनशिप में भी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इसी के साथ उनके गिले शिकवे भी दूर हो गए। अब कुछ दिनों बाद शो का भी दिन आ गया।
आज मौली सबके सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाली है, मगर वो घबरा रही है। तिमई उसका हौसला अफजाई करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छा ड्रम बजाती हो और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो सब नजरअंदाज कर देंगे। वैसे भी बेटा, ये दुनिया है, यहाँ इंसान चाहे अपना 100% क्यों ना दे दे, मगर कुछ लोग फिर भी आप पर उंगली उठाएंगे और जीवन में सफल होना है तो ऐसे उंगली उठाने वालों पर कभी भी ध्यान मत देना। माँ, आप वाकई में एक आयरन लेडी हो, मौली ने कहा। अब स्टेज पर परफॉर्म कर रही मौली की काबिलियत पर सभी दाग दे रहे हैं। हर कोई उसकी धुन पर नाच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के वही शो को देख रहे हैं जहाँ पर पहले मौली को भीड़ बढ़ाने के लिए रखा गया था। उसे ऑडियंस में तालियां बजानी थी, परंतु आज तालियां तो बज रही है, लेकिन मौली की परफॉर्मेंस पर, जिसे उसने खुद की मेहनत और लगन से कमाया है। अगले दिन स्कूल में वो बेबाक होकर क्लास में सभी के सामने खुद के जीवन की यादगार लम्हों पर निबंध सुनाती है, जो कि इतनी बेहतरीन होती है कि उसे नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है। फिर छुट्टी होने पर आज वो घर नहीं बल्कि माँ तिमई और शाओ के साथ किसी अनजान देश की खूबसूरती को निहारने के लिए सीधा एयरपोर्ट निकल जाती है। और इसी प्यार भरी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यही समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी आपके भी दिल तक पहुंची हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके पक्के से जाए। आप सबका सपोर्ट और प्यार ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगले एक और कहानी के साथ मिलती हूँ, तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।